Students, I am Alok Tiwari from Law Education. Yesterday we have analyzed the syllabus of Law of Crimes Part 1. Today we will start with very first topic of the same subject. In this particular subject, General principle of crime is the very first topic, and under this heading we will study certain concepts. Very first concept which we are now taking up is concept of crimes. Because in law of crime subject, crime is very important word, and first we must know that what is crime, what constitutes a crime, and how do a government, a sovereign look into an act of a person that it will now come under the purview of crime. So any act or omission which is against the law of that country would be considered as crime. So first we will study how crime is defined by different jurists and what are its main attributes and what impact it has over the society. First we begin with definition of crime under the concept of crime. An act punishable by law as forbidden by statute or injurious to the public welfare. Here are two things they have joined. One, any act which is punishable by law as forbidden by statute. Statute means those acts, say BNS. So BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, whatever acts they consider as forbidden, that one should not do it, यानी किसी व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए, उस एक्ट को अगर वो करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. तो पनिशेबल बाय लॉ और फॉरबिडन एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट, चूँकि स्टैट्यूट ने उसे मना किया है, इन इवेंट यू डू दैट एक्ट देयर इज़ a law, that is a punishment, there is a sanction against that particular action. So first definition would be confined to that particular act, whatever is written in this act, and if you do that particular thing you are committing a crime. That is also called offense. Second is injurious to the public welfare. Now we come to that part जहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी एक्ट जो कि पब्लिक वेलफेयर को इंजूरियस करता है, इसको इंजरी प्रोवाइड करता है, उसको हर्ट करता है, तो ऐसे एक्ट को भी क्राइम की कैटेगरी में दिया गया है. अब दूसरे एक्ट कौन से हैं? जैसे मैनी थिंग्स हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर को डिस्टर्ब करते हैं. सेलिंग कंटेमिनेटेड फूड, मॉलेस्टेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन और वुमेन इन रेलवे ट्रेन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, एंड ड्यूरिंग पेंडेमिक स्प्रेडिंग डिजीज़ थ्रू मास गैदरिंग, स्पिटिंग इन ओपन, हाइडिंग वंस ओन डिजीज़ और वायलेटिंग क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्शंस. ये जितने भी आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ये फ्यू एग्जांपल्स. कंटेमिनेटेड फूड को सेल करना, आजकल ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि पनीर जो है वो कंटेमिनेटेड है, वो केमिकल्स से बनाया गया है. और जहाँ तक सब्जियां हैं उनके अंदर उनको उगाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो एकदम से ग्रो कर जाएं, जो कि बॉडी के लिए बहुत गलत है. तो इस तरह के एक्ट्स जो हैं उनको क्राइम की कैटेगरी में कहा जाएगा. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, गलत तरह से बताना. और पेंडेमिक के टाइम पे, अभी कोविड के टाइम पे इस तरह की चीज़ें देखने को आई कि क्वारंटाइन के जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया गया, चूँकि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हैं ये सारे एक्शंस, इसलिए इनको क्राइम की कैटेगरी में डाला गया. इस क्राइम की डेफिनेशन में वो एक्ट जो कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हैं उनको क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है. अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि ज्यूरिस्ट ने किस तरह से क्राइम को डिफ़ाइन किया है. ये तो एक मोटे तौर पर डेफिनेशन हमने बताई कि एक्ट्स का वायलेशन हो या कोई ऐसा काम जो कि जनरल पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट हो, उनको हम क्राइम की कैटेगरी में लाते हैं. बेंथम ने क्या कहा था कि ऑफेंसेस आर वट एवर द लेजिस्लेचर हैज़ प्रोहिबिटेड फॉर गुड और बैड रीजन. लेजिस्लेचर ने, सॉवरेन ने जो भी पर्टिकुलर एक्शंस को प्रोहिबिट किया है, चाहे अच्छा रीज़न है चाहे बुरा रीज़न है, वो सारे जो हैं वो ऑफेंस जो हैं कहा कि क्राइम की कैटेगरी में आते हैं. देन कहते हैं
इफ़ द क्वेश्चन रिलेट्स टू ए थ्योरेटिकल रिसर्च, यानी कोई मान लो थ्योरेटिकल रिसर्च की जाए और उसमें ये पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, अगर उसमें कहा जाए कि कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट लॉ बनाया जाना चाहिए, और किस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि जेरेमी बेंथम ने खुद ही प्रिंसिपल यूटिलिटी का एक डॉक्ट्रिन दिया था जिसके हिसाब से जो भी लॉ बनता है वो मैक्सिमम हैप्पीनेस देना चाहिए और मिनिमम पेन देना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर को पीपल को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को जो मैक्सिमम हैप्पीनेस दे वो लॉ ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर कोई रिसर्च की जाए ऐसी, तो वो सारे लॉ, वो सारे एक्ट्स, वो सारे एक्शंस जिससे कि समाज में एविल प्रोवाइड होता है, एविल मतलब शैतान प्रोवाइड होता है, उससे कुछ ऐसा होता है जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस होता है, वो सारे के सारे एक्शंस को वो इस कैटेगरी में लाएंगे। जैसे गैम्बल है, लॉटरी है, ये भी एविल प्रोवाइड करता है क्योंकि फैमिली में कई बार लॉसेस होते हैं। ऐसे आपका शराब पीना है, ये भी आप कह सकते हैं एविल प्रोवाइड करता है, तो कई स्टेट्स में शराबबंदी की जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर जेरेमी बेंथम का कहना था वो ये था कि if the question relates to a theoretical research for discovery of the best possible law according to principle of utility, we give the name of offenses to every act, हर उस एक्ट को हम नेम दे देंगे which we think ought to be prohibited by reasons of some evil which it produces or tend to produce। इसलिए हम कहेंगे कि इसको प्रोहिबिट किया जाना क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है उस पर्टिकुलर एक्ट का, उससे कुछ एविल प्रोवाइड होता है, कुछ समाज में शैतान एक तरह से प्रोवाइड होता है, प्रोड्यूस होता है, और कह सकते हैं कि इससे जनता को हार्म पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह के एक्ट्स, उन सभी एक्ट्स को हम इस पर्टिकुलर रिसर्च में लाना चाहेंगे कि अगेंस्ट दोज एक्ट्स लॉ बनना चाहिए। देन ब्लैकस्टोन ने क्या दी, इन्होंने कहा क्राइम एज वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी इन इट्स सोशल एग्रीगेट कैपेसिटी। समाज में हर व्यक्ति को कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं, अगर उसका वायलेशन होता है एज ए कम्युनिटी, क्योंकि अगर जो मेरा राइट्स है वो सामने वाले की ड्यूटी है, अगर मेरा राइट है सड़क पर सेफ चलना, तो सामने वाले की ड्यूटी है कि अपने व्हीकल को ठीक तरीके से एज़ पर रूल्स चलाए, तो वो उसकी ड्यूटी होगी, मेरा राइट है, और जब वो मेरी जगह आएगा तो मेरा वो राइट ड्यूटी बन जाएगी, उसका राइट हो जाएगा। तो राइट टू ड्यूटी जो हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम में, या कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के बगैर दूसरा काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर ब्लैकस्टोन ने कहा था कि अगर उसका वायलेशन होता है एज ए कम्युनिटी, अगर मैं इस कम्युनिटी की तरह मान के चलूँ कि जो एक व्यक्ति का राइट है वो कम्युनिटी की ड्यूटी है, और एक जो कम्युनिटी की ड्यूटी है वो इंडिविजुअल का राइट है, उसका अगर वायलेशन होता है तो एक क्राइम कमिट होता है। मिस्टर स्टीफन ने भी डेफिनेशन दी इसी तरह की, लेकिन इन्होंने क्या किया कि थोड़ा डिफरेंस दिया, क्या इट इज़ एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ राइट्स ओनली। ये कहता है ड्यूटी की बात नहीं है, केवल जो राइट्स है अगर उनका वायलेशन होता है तो क्राइम कमिट होता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये थोड़ी सी एरर है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, चूँकि इसने ड्यूटी की बात नहीं की है। तो इसको कैसे लिख रहे हैं कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एरर इन हिज डेफिनेशन एज देयर आर मैनी एक्ट्स which are done in violation of public duties and termed as crime। बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो कि इन वायलेशन ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ किए जाते हैं और उन्हें क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये कहना कि हम ड्यूटीज़ को अलग करके क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं गलत है। जैसे एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने कहा है कि लाइक बीइंग इन पोसेशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग टूल और काउंटरफिट कॉइन्स। अगर काउंटरफिट कॉइन्स हैं, यानी कि जाली कॉइन्स मेरे पास में या जाली करेंसी मेरे पास में है, या फिर किसी के पोजीशन में हाउस ब्रेकिंग टूल्स हैं, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि उसकी ड्यूटी में है कि भाई वो उसको इस तरह की चीज़ों को लेकर ना चले, लेकिन वो उसको वायलेट करता है तो वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो स्टीफन जो है यहाँ पर इसमें इनकी एरर है इनकी डेफिनेशन में, जबकि ब्लैकस्टोन ने ड्यूटीज़ और राइट दोनों के वायलेशन को क्राइम बताया है। अब इसमें कुछ एनालिसिस की जाए जो अभी तक हमने किया है कि ऑल ब्रीचेस ऑफ लॉ
which are injurious to the society are not crime. ऐसा नहीं कि जितने भी ब्रीचेस हैं लॉ के, वो जो भी कुछ मेरे एक्शंस हैं वो अगर सोसाइटी के लिए गलत हैं, इंजूरियस हैं, तो वो क्राइम बन जाएगा। जैसे एक डायरेक्टर एक कंपनी का है, ऑफ ए कंपनी, हु फेल टू मैनेज इट्स अफेयर्स प्रॉपरली, द मिल इज़ क्लोज्ड, वर्कर्स आर rendered unemployed, production of a essential commodity is stopped, will it not be an act injurious to society? ऐसा नहीं कि सारे एक्ट जो कि सोसाइटी के लिए इंजूरियस हैं वो क्राइम की शेप में आ जाएंगे। जैसे एक डायरेक्टर है, कंपनी को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, जिसके कारण कंपनी बंद हो जाती है, मिल बंद हो जाती है, वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और कुछ एसेंशियल आइटम्स का जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी थे उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। क्या ऐसी केस में हम ये कहेंगे कि ये भी जो कि इंजूरियस सोसाइटी तो होगा? लेकिन बट वी कैन नॉट प्रोसिक्यूट डायरेक्टर फॉर एनी क्राइम। हम यहाँ पर डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते किसी भी क्राइम के लिए, क्योंकि वो उसका बिजनेस था, उसे वो रन नहीं कर पाया प्रॉपरली और उसको बंद करना पड़ा। देयरफॉर ऑल लीगल रॉन्ग्स विच आर इंजूरियस टू द पब्लिक एट लार्ज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज क्राइम। तो हर एक उस तरह के रॉन्ग को जो कि इंजूरियस टू पब्लिक है, क्राइम नहीं कह सकते। सिमिलरली सम एक्ट्स आर इमोरल बट नॉट कंसिडर्ड एज क्राइम। कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि इमोरल होते हैं, लेकिन उन्हें क्राइम नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि वेल नोन स्विमर वॉचिंग बट नॉट सेव अ ड्राउनिंग चाइल्ड बॉय इन रिवर, नाइदर मेड इवन एफर्ट टू सेव द बॉय, हिज एक्ट माइट बी हाईली इमोरल बट इट इज़ नाइदर अ क्रिमिनल नॉर ए सिविल रॉन्ग। अगर उस स्विमर ने बच्चे को डूबते हुए को कोई एफर्ट भी नहीं किया बचाने का, तो ऐसे केस में इमोरल तो है उसका एक्शन, लेकिन वो क्राइम नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ने क्या कहा? इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर अंटिल द रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड एंड प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द इंजर्ड पार्टी एस और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। जब सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दो तरह के एक्शन होते हैं, सिविल रॉन्ग के केस में ऑस्टिन ने कहा कि वहाँ पर स्टेट उसकी कोई केयर नहीं करेगी। अगर किसी के साथ सिविल रॉन्ग हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दे जाता है, कोई प्रॉपर्टी पे उसके कब्जा करने आ जाता है, गलत तरह से कब्जा कर लेता है, तो कोई रेपुटेशन के किसी के साथ में खिलवाड़ करता है, तो ऐसे केस के अंदर जब तक वो खुद कंप्लेन नहीं करेगा एग्रीड पार्टी, या एग्रीड पार्टी के बिहाफ पर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, स्टेट उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेगी। यानी ऐसा नहीं कि स्टेट ऑटोमेटिकली ऐसा चाहती है कि जिनके साथ रॉन्ग हुआ है उसको मैं ठीक करूं। वो क्राइम जहाँ पे कमिट होगा, यानी सिविल मैटर के अंदर, वो ऐसा नहीं चाहती है। वो कहता है कि जो व्यक्ति जिसके साथ में गलत हुआ है वो खुद आगे आए और अपनी कंप्लेन को दर्ज कराए और केस को लड़े। सेकंड, इन केस ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, जैसे अभी ऊपर था कि उसमें तो स्टेट नहीं आती है, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द सॉवरेन। However, in many cases of crime under BNS or IPC, where prosecution cannot be launched unless a complaint is made by the aggrieved party. जैसे सिविल में तो 100% है कि आपको खुद कंप्लेन करनी पड़ेगी। क्रिमिनल के मैटर में जनरली जो राइट है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है कि वो केस को फाइल करे और जो अक्यूज्ड है उसको पहले प्रोसिक्यूट करे और उसके बाद उसको सज़ा दिलाए अगर वो गिल्टी में प्रूव होता है। लेकिन ऐसे बहुत से मैटर, ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जिसके अंदर की जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे तब तक कोई भी एक्शन स्टेट नहीं लेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा गया है, क्योंकि ये कहा है कि जो सीरियस क्राइम्स हैं उसमें तो स्टेट जो है वो अपनी तरफ से कॉग्निजेंस लेती है, इट्स ओन इनिशिएटिव टेक एक्शन टू पनिश द रॉन्ग डूअर। अब नो court shall take cognizance of the offence under section 84 of BNS of elopement unless a complaint is made by the husband of the victim woman। जो सेक्शन 84 है दैट इज़ पर्टेनिंग टू elopement of a married woman, चाहे वो इंसाइट करके, चाहे उसको परसुएड करके, चाहे उसे फोर्सफुली ले जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी मैरिड वुमेन को, और या उसे कन्फाइन कर देता है किसी प्लेस में अंडर आर्टिकल 84 में ऑफ BNS, तो ऐसे केस में वो प्रोसिक्यूशन तभी होगा उस दैट
पर्सन के अगेंस्ट अगर उसका हस्बैंड कंप्लेन करता है। तो यहाँ पर भी है कि सिविल के साथ में क्रिमिनल में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं। जनरली भी आप सुनते होंगे कि जब ये केस रजिस्टर्ड नहीं किया, चूँकि कंप्लेंट ने कंप्लेन नहीं की है, किसी की पिक पॉकेटिंग हो गई है, तब तक कंप्लेन नहीं करेगा उसको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, चाहे कितना भी सीरियस हो। चोरी हो जाती हैं लोगों के घरों में, तो वहाँ पे उसे कंप्लेन ज़रूर करनी पड़ेगी। इवन मर्डर के केस में भी कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। अगर कंप्लेन नहीं की जाएगी तो बहुत ही हीनियस या बहुत ही प्रेशर होता है, तब वो कोर्ट्स खुद कॉग्निजेंस लेती हैं। अदरवाइज़ जो एग्रीड पार्टी है, जो परिवार है जिसका, उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो कंप्लेन करना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है इवन क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी, भले स्टेट उसको फिर आगे फाइट करेगी। तो एक तरह से हमने यहाँ पर इस बात को देखा कि जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस वेवर्ड हैं। कहीं वो कहते हैं स्टैट्यूट को आप केवल फॉलो करिए, कहीं वो कहते हैं कि जो एक्शंस हैं आपके वो इस तरह के होने चाहिए जो कि वेलफेयर, लोगों की जनरल वेलफेयर के अगेंस्ट हों, तो उसको क्राइम की कैटेगरी मिलेंगे। लेकिन ऐसे एक्शंस भी हैं जो कि जनरल वेलफेयर के अगेंस्ट हैं, लेकिन तब भी क्राइम नहीं बनता है वो। ऐसे एग्जांपल दिए गए। सिविल जो लॉ रॉन्ग है और जो क्रिमिनल रॉन्ग है, उसमें मेन होता है कि प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, कौन केस को लड़ेगा। उसके बारे में आया कि क्रिमिनल के अंदर भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर कि कंप्लेन करनी पड़ेगी, डायरेक्टली स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा नहीं तो। इसके बाद में एक कीटोन की डेफिनेशन है। ये कहता है क्राइम वुड सीम टू बी एनी अनडिज़ायरेबल एक्ट विच द स्टेट फाइंड्स इट मोस्ट कन्वीनियंट टू करेक्ट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ proceedings for the infliction of penalty instead of leaving the remedy to the discretion of some injured person। उसी डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में इसने कहा है। उन्होंने कहा क्राइम एक अनडिज़ायरेबल एक्ट है जिसको कि स्टेट चाहता है कि जिसने भी इसको कमिट किया है उसके अगेंस्ट एक केस चले और उसमें उसको पेनल्टी लगे या उसको जो भी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दिया जाए। उसका कहना है स्टेट का कि जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसमें जो एग्रीड पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी है, उसके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते कि वो खुद ही इन सब चीज़ों को इनिशिएट कर लेगा, सज़ा दिलवा देगा। क्योंकि जब क्राइम होता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि एविडेंस क्रिएट करना, केस को प्रोसिक्यूट करना। उसमें बहुत सी साइंटिफिक चीज़ों को भी ज़रूरत होती है, एक क्रोनोलॉजी को बनाने की ज़रूरत भी होती है। कहीं कोई मर्डर हो जाता है तो उस केस में उस एरिए के जितने भी कैमरे होते हैं उन कैमरे को भी आपको सर्च करना होता है, फिंगरप्रिंट्स उठाने होते हैं, वहाँ पर क्रोनोलॉजी को डेवलप करना होता है, जो कि एक जो ट्रेंड माइंड है वही कर सकता है। तो यहाँ पर इनका जो मानना है वो यही है कि जो स्टेट है अनडिज़ायरेबल एक्ट को, मतलब क्राइम वो है जिसको स्टेट समझता है ये वो अनडिज़ायरेबल एक्ट है जिसको कि मोस्ट कन्वीनियंट होता है उसे करेक्ट करना इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कि उसको इंस्टीट्यूशन के थ्रू करेक्ट करे, उसको सज़ा दिलाए, ना कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको रेमेडी के लिए छोड़ दे कि भाई आप खुद ही अपनी डिस्क्रिप्शन पर रेमेडी कर लीजिए। तो मेन जो क्राइम का मामला है उसके अंदर स्टेट को इन्वॉल्व होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं एविडेंस के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए, जिसमें कि वो इंडिविजुअल जो कि एग्रीव्ड पार्टी है वो उन सबको नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, आप देखिए वो दोनों लोगों के एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से पर्टेनिंग जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी डिटेल्स हैं, वो सारी उनके पास हैं, वो उसे फाइट करने में सक्षम है। लेकिन क्रिमिनल मैटर के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी एंगल से किसी ने आके मर्डर किया है, एक प्लान्ड वे में किसी ने आके मर्डर किया है, तो उसकी प्लानिंग को प्रूव करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जिसमें स्टेट मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मिस्टर कीटोन की जो डेफिनेशन है वो कहीं इस चीज़ों को कंफर्म कर रही है कि क्यों इसको करना चाहिए स्टेट के द्वारा, और स्टेट क्यों करती है। रादर स्टेट इसलिए करती है ताकि वो उसको मर्सी पर नहीं छोड़ सकते कि वो खुद उसको प्रोसिक्यूट कर लेगा, और उसको इसके डिस्क्रिप्शन पर नहीं छोड़ सकते जो इंजर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर जब डेफिनेशन हमने मिस्टर कीटोन की देखी, स्टीफन की देखी, ब्लैकस्टोन की देखी, जेरेमी बेंथन की देखी, या फिर एक जनरल डेफिनेशन को स्टडी किया, कुछ जनरल पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर किए कि इंजरी टू सोसाइटी हर समय क्राइम नहीं क्रिएट करती है। ये भी देखा कि कोई व्यक्ति इमोरल एक्ट कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। और इसी तरह सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग का एक बेसिक अंतर भी देखने की यहाँ पर कोशिश की। ये भी देखा कि बहुत सी चीज़ें जो क्राइम है उसमें भी स्टेट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगी जब तक कि जिसके ऊपर रॉन्ग हुआ है वो खुद कंप्लेन ना करे। अब कीटोन साहब की भी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया। इन सब के बाद में
यानी इनकी डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस इनके बीच में है। एक कॉमन चीज़ तो है कि स्टेट इन्वॉल्व होगी, जो स्टैट्यूट में जो जितने भी तरह के ऐसे एक्शंस है जिसको उन्होंने फॉरबिड किया है, अगर वो किया जाएगा तो उसमें पनिशमेंट मिलेगा, ये कॉमन फैक्टर है। अब आता है कि ईजियर क्या है। इट इज़ ईजियर टू नो अ क्राइम बाय इट्स एट्रीब्यूट्स रादर देन बाय वन सिंगल डेफिनेशन। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो ट्रेट्स हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझ के हम ज़्यादा इजीली क्राइम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़, इट इज़ ए हार्म ब्रॉट अबाउट बाय सम एंटी सोशल एक्ट। दिस इज़ एंटी सोशल एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, विच द सॉवरेन डिज़ायर टू प्रिवेंट। यानी वो सारे एंटी सोशल एक्शंस जो ह्यूमन बीइंग करता है और किसी को हार्म पहुंचाता है, जो कि स्टेट चाहता है इसको ना होना चाहिए, उसको प्रिवेंट रखना चाहता है, उसको रोकना चाहता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो एक्शंस जो कि स्टेट रोकना चाहता है, जो कि वो एंटी सोशल एक्शंस के अंदर काउंट करता है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है और किसी को इंजरी पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, तो ऐसे एक्शंस को, पहली चीज़ तो ये क्राइम की कैटेगरी में पहली जो एट्रीब्यूट हो ये है। दूसरा, द प्रिवेंटिव मेजर टेकन बाय सॉवरेन आर इन फॉर्म ऑफ थ्रेट ऑफ सैंक्शन एंड पनिशमेंट। और प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, उसे प्रिवेंट करना चाहता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर में क्या होता है, वो थ्रेट और सैंक्शन के हिसाब से कि पनिशमेंट मिलेगा अगर ये क्राइम तुम कमिट करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड है प्रिवेंटिव मेजर्स जो है स्टेट लेता है। पहले तो उसकी विल है कि उसको प्रिवेंट करना, दूसरा क्या प्रिवेंटिव मेजर वो लेता है, ये वन ऑफ द एट्रीब्यूट है क्राइम का। एंड थर्ड है द लीगल प्रोसीडिंग वेयरिन द गिल्ट और otherwise of the accused is determined are a special kind of proceeding governed by special rules of evidence। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि सरकार चाहती है कि इन तरह के एक्शंस नहीं होने चाहिए, थेफ्ट नहीं होना चाहिए, चेन स्नैचिंग नहीं होना चाहिए। और चेन स्नैचिंग होता है और थेफ्ट होता है तो उस केस में सरकार ने कहा अगर तुम करोगे तुम्हें पनिशमेंट दो मिलेगी, तो एक डेटरेंट की तरह वो काम कर रहा है। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर वो हो जाता है तो वहाँ पर सरकार प्रोसिक्यूट करती है उस एक्यूज्ड को जिसके ऊपर एलिगेशन है, और अगर वो प्रूव हो जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, जब वो प्रोसिक्यूट करती है तो उसमें क्या चीज़ करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि वो गिल्ट उसको प्रूव होता है या नहीं होता है, यानी उसको एक्सोनरेट कर देंगे अगर उस गिल्ट प्रूव नहीं हुआ, और अगर वो गिल्टी प्रूव हुआ तो सज़ा मिलेगी। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीडिंग होती है, जो अभी बताया कि इस प्रोसीडिंग के डिफरेंट लेयर्स हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, स्टेटमेंट्स ली जाएंगी, और उसके बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर एक्यूज़ के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम होंगे। एक ड्यू प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाएगा, और उसको हम कहते हैं यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीडिंग गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस कंसेप्ट को भी यहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन ये तीन एट्रीब्यूट्स बताए हैं। तीन एट्रीब्यूट्स क्या हैं क्राइम के? पहली चीज़ कि वो एक्शंस जो कि गवर्नमेंट समझती है कि इनको प्रिवेंट करना चाहिए, इससे एंटी सोशल एक्शन है ये, इससे लोगों का हार्म होता है। दूसरा, गवर्नमेंट ये जानती है कि उस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे कानून बने जिससे कि एक थ्रेट हो, जिससे कि एक डेटरेंट हो, एक डर हो एक्यूज़ के मन में या जो भी गलत करने का माइंड रखता है। और तीसरा, अगर गलत हो गया है तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीडिंग हो, उस प्रोसीडिंग के थ्रू वो उसको प्रूव किया जाए या तो वो गिल्टी है या फिर वो नॉन गिल्टी है। तो अकॉर्डिंगली ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी भी क्राइम के लिए डेफिनेशन में बिल्कुल फिट हो जाती है। अब इसमें आता है कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्राइम के हैं जो कि जब हम कंसेप्ट ऑफ क्राइम को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इन पॉइंट्स का भी जानना ज़रूरी है कि क्राइम किस तरह से होता है, क्राइम के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, और उस साइकोलॉजी को जाने बगैर हम क्राइम को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसके कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। पहला क्या पॉइंट है? क्राइम्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर इंटरफेरेंस विद द हैप्पीनेस ऑफ अदर एंड अफेक्ट नॉट ओनली द इंडिविजुअल रॉन्ग्ड बट द कम्युनिटी एज ए होल। जो क्राइम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूट होता है वो उस एरिए के केवल उस इंडिविजुअल के ऊपर ही नहीं जिसके ऊपर क्राइम कमिट हुआ है, बल्कि उस लोकेलिटी के ऊपर भी एक वो इफ़ेक्ट डालता है जिसकी वहाँ के लोगों की जो हैप्पीनेस है वो अफेक्ट होती है। अभी रिसेंटली हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसके अंदर की
क्राइम हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं रेप हुआ है, कहीं अबडक्शन है और कहीं किडनैपिंग है, इवन कुछ केसों के अंदर एक्सीडेंटल डेथ्स भी हैं, फायर के केस भी हैं, जिससे कि सोसाइटी एज ए होल अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि क्राइम का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बुनियादी प्रश्न है कि वो एक्शन जिसके होने से सोसाइटी एज ए होल अफेक्ट होती है, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि इम्पल्स टू कमिट क्राइम is often very strong, as the advantage through such act is so great that a person is likely to be tempted. क्राइम करता क्यों है आदमी? क्योंकि उसमें जो उसकी इम्पल्स होती है, जो उसकी उस समय की जो एक चाह होती है, उसे लगता है कि मैं इस क्राइम को करूँगा, इस एक्शन को करूँगा। वो क्राइम नहीं कहता है, इस एक्शन को करूँगा, इस ठगी को करूँगा, इस मर्डर को करूँगा, इससे मुझे ये गेन हो जाएगा। वो जो इजी गेन उसे उस समय नज़र आ रहा होता है एक पर्टिकुलर एक्शन को करने के बाद, उसमें इतनी टेम्पटेशन होती है कि वो उस क्राइम को कमिट कर लेता है। जैसे कि पिक पॉकेटिंग या गैम्बलिंग, इसमें इजी मनी का बहुत रहता है कि मैंने पिक पॉकेट की, उसका पर्स को अपने पास लिया और बिना कुछ किए हुए 10 चंद सेकंड के अंदर मैं एनरिच हो गया। ये टेम्पटेशन जो है ये क्राइम करवाती है। और नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है कि दे आर जनरली prompted by an evil mind and injurious to the society by bad example they set. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि इसको रोकना क्यों ज़रूरी है। एविल माइंड इसको करते हैं और एविल माइंड करने से जो सोसाइटी है उसके पास एक गलत एग्जाम्पल आता है। सोसाइटी के दूसरे बच्चे हो सकता है कि उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं कि ये तो बड़ा आसान है, किसी का फ़ोन हैक कर लिया, किसी का अकाउंट साइबर क्राइम कहते हैं कर लिया। तो ये चीज़ें पिक पॉकेटिंग और जो गैम्बल वगैरह है वो तो एक पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अब रिसेंटली जो ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इसमें भी बहुत पढ़े लिखे समझदार जिनको कि मालूम है, नॉलेज है पूरी, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है कि क्राइम को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझें कि एक टेम्पटेशन होती है किसी को गलत करने के लिए, चूँकि ईजी मनी आ रहा होता है, और इसके साथ में चूँकि ये एग्जाम्पल सेट कर रहा होता है गलत तरह के, इसलिए इसको रोकना भी ज़रूरी है। तो क्राइम के कंसेप्ट को समझने के लिए एक मोटे तौर पर हमने उन बातों को यहाँ पर डिस्कस किया है जो कि डायरेक्ट रिलेटेड टू क्राइम है, और इसके कंटिन्यूएशन में 2-1 पॉइंट और होंगे। कंसेप्ट ऑफ क्राइम को फर्दर कंक्लूड करने के लिए ज़रूरी है कि जो मॉडर्न अप्रोच क्या है उसको भी स्टडी करना। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को शुरू करने के पहले हम इसको और कवर कर लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको इनकलकेट किया गया है। जैसे टू वॉच दी सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। क्राइम को स्टडी करने का, उसकी साइकोलॉजी को समझने के साथ में यह भी ज़रूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोवरेन के लिए, कि जो मॉरल कंडक्ट है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी वैल्यू भी नहीं गिरनी चाहिए, बिहेवियर में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको वॉच करना ज़रूरी है, इसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। एक वोल्फेंडन कमेटी 1958 में बनी थी, उसने अपने कुछ व्यू दिए थे। अब देखते हैं कि वह व्यू आज के हिसाब से सही है कि नहीं है। इन्होंने कहा था द फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी। वेरी वेल, पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी को प्रिजर्व करने के लिए क्रिमिनल लॉ होते हैं। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम व्हाट इज़ ऑफेंसिव और इंजूरियस and to provide certain safeguards against exploitation and corruption of others, particularly those who are young, weak in body or mind, inexperienced or in a state of physical, official or economic dependence. इन्होंने एक certain group of persons को, certain category of person को बचाने की कोशिश की है। किन से बचाने की कोशिश की है? जो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है उनकी, थ्रू द करप्शंस ऑफ अदर, दूसरे लोग जो करप्शन करते हैं उससे उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है इन लोगों को जो कि यंग ब्रेन है, वीक बॉडी से कमज़ोर हैं, माइंड से कमज़ोर हैं, या इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इन स्टेट ऑफ फिज़िकल, ऑफिशियल, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जहाँ पर किसी दूसरे पर उसकी इकोनॉमिक डिफेंसेस है, फिज़िकल डिपेंडेंस है। ऐसे लोगों को भी बचाने की ज़रूरत है उन ऑफेंसेस से। ये बात सही है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो
ऑर्डर और डिसेंसी को बनाने के लिए होते हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं जो कि उसको इंजर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में इस कैटेगरी के लोगों को भी बचाने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, क्रिमिनल लॉ बनाए जाते हैं। करप्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आया है, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में ये कहा है कि जो करप्शन है वो मर्डर से भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मर्डर एक ह्यूमन बीइंग का होता है। जब करप्शन होता है तो एंटायर इकनॉमी इस देश की हिल जाती है। तो अगर करोड़ों लोग करप्शन कर रहे हैं, लाखों लोग करप्शन कर रहे हैं, तो उससे इकनॉमी कितनी अनस्टेबल हो सकती है। तो करप्शन एक बड़ा इशू है यहाँ पर, लेकिन इस करप्शन जो अदर्स का है, इसका कारण से दूसरे लोगों को जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो लोग लॉ अबाइडिंग हैं या जिनको जो टैक्स पेयर हैं लेकिन उनको राइट ड्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, जो करप्शन है सिस्टम में, उसको दूर करने की ज़रूरत भी है। लेकिन इसके अंदर कुछ डिफेक्ट इन्होंने बताया, क्योंकि ऐसा लगता है इसे इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बन रहा है, लेकिन इसके अगर दूसरे एस्पेक्ट पे जाएं कि द अबव रिपोर्ट सीम्स टू हैव बीन बेस्ड ऑन द फीलिंग दैट क्रिमिनल लॉज एग्जिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। असल में क्या होना चाहिए कि बट द ट्रू प्रिंसिपल इज़ दैट द लॉ एग्जिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉट फॉर इंडिविजुअल। It does not discharge its function by protecting the individual from injury, annoyance, corruption and exploitation. इंडिविजुअल को अगर वो इंजरी से बचाता है, करप्शन, annoyance और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, तो वो उसकी ड्यूटी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। लॉ की ड्यूटी उसके बाद क्या है? द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन एंड द कम्युनिटी ऑफ द आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ होते हैं, जो फ़िलासफ़ी होती है, उसको ही प्रोटेक्ट करना है। कौन सी फ़िलासफ़ी या आइडिया? पॉलिटिकल एंड मोरल, विदाउट विच पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर। सोसाइटी कैन नॉट इग्नोर द मोरालिटी ऑफ द इंडिविजुअल एनी मोर देन इट कैन हिज लॉयल्टी। लॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन मोरालिटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इट फ्लरिशेज, यानी कानून फ्लरिश करेगा ऑन बोथ हैंड, विदाउट आइदर इट डाइज। ना मोरालिटी रह जाएगी, ना वो लॉ रह जाएगा, सोसाइटी भी नहीं रह जाएगी। जब तक पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं आएगी, जब तक मोरालिटी में पॉलिटिक्स नहीं आएगी, तब तक ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो हमारा लॉ का है, जो कि हमें सोसाइटी को ऑर्डर मेंटेन कराना है, वो सर्व नहीं हो पाएगा। इस तरह से हमने जो कंसेप्ट ऑफ क्राइम है उसको कुछ एंगल्स से वॉच किया, कुछ डेफिनेशंस को देखा, और अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि जो स्टैट्यूट लॉ प्रोवाइड करता है, जो फॉरबिड करता है डिफरेंट एक्शंस को, अगर वो एक्शन किए जाते हैं तो उसमें पनिशमेंट और सैंक्शन का प्रोविज़न है। इन कंसेप्ट्स को देखने के बाद में अब हम क्राइम के उस कंसेप्ट को तो हमने क्लियर कर दिया जिसे हम कंसेप्ट ऑफ क्राइम कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ एलिमेंट ऑफ क्राइम।